हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अज़ टू नो पर। जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग अपना जो रेगुलर टॉपिक चलता था दिल्ली सल्तनत, उसको हम बीच बीच में लेके आएंगे। तो दिल्ली सल्तनत के टॉपिक में हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ रहे थे और खिलजी वंश के बारे में हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा। अलाउद्दीन का 2 क्लास हुआ है, जिसमें एक क्लास में परिचय और मंगोल आक्रमण और अलाउद्दीन के समय हुए विद्रोह के बारे में पढ़ा, और दूसरे क्लास में अलाउद्दीन के साम्राज्य विस्तार के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा। तो जो आज का टॉपिक है वो अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार के बारे में है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। और ये क्लास थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें अलाउद्दीन ने जितने आर्थिक सुधार किए हैं मैंने इसको डिटेल्स में लिखा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखा है। और इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अलाउद्दीन के बारे में है और वो एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं या भविष्य में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास, अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार। तो अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार के बारे में पढ़ते हैं। और पहला सुधार था बाजार व्यवस्था, जिसको बोलते थे आर्थिक विनियमन। तो वित्तीय एवं राजस्व सुधारों में रुचि लेने वाला प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने वित्तीय एवं राजस्व सुधारों में रुचि लिया। और इस व्यवस्था, अलाउद्दीन के इस व्यवस्था का विस्तृत विवरण केवल बरनी की तारीख़ फिरोजशाही में मिलता है। देखिए, ऐसे तो बाजार व्यवस्था का जो वर्णन है इब्न बतूता की रेहला में भी मिलता है, फुतुहुस लातीन में भी मिलता है, खजाइनुल फतूह में भी मिलता है, लेकिन बाजार व्यवस्था का विस्तृत विवरण केवल बरनी की लिखी हुई साहित्य तारीख़ फिरोजशाही में ही मिलती है। तो ये बाजार व्यवस्था को अलाउद्दीन ने लागू किया। और इस बाजार व्यवस्था को लागू करने का अलाउद्दीन का उद्देश्य क्या था? तो सेना पर होने वाले खर्च में कमी लाना। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अलाउद्दीन के बाजार व्यवस्था लाने का उद्देश्य क्या था? तो सेना पर होने वाले खर्च में कमी लाना। और इसीलिए अलाउद्दीन ने सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया। तो अलाउद्दीन पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया। ये भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि बरनी जो है तारीख़ फिरोजशाही में बाजार नियंत्रण व्यवस्था को केवल राजधानी दिल्ली क्षेत्र में ही क्रियान्वित होने की बात कहता है। देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। कभी ना कभी आपको किसी एग्ज़ाम में ये पॉइंट देखने को ज़रूर मिलेगा कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो अलाउद्दीन का बाजार व्यवस्था था, आर्थिक विनियमन था, वो भारत के किस क्षेत्र में लागू था? तो वो भारत के दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही लागू था, ना कि संपूर्ण भारत में। और इस बाजार व्यवस्था आर्थिक विनियम को हम मूल्य नियंत्रण प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने लिखा है कि मूल्य नियंत्रण योजना को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने नए विभाग दीवाने रियासत की स्थापना की। देखिए, अलाउद्दीन ने जो ये मूल्य नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट किया, तो कोई अगर कोई नया कोई नियम या कुछ नया कानून किसी के द्वारा लागू किया जाता है तो उसको लागू करने का एक तरीका होता है, और अलाउद्दीन ने भी एक तरीका अपनाया। इस योजना को लागू करने के लिए उसने एक नए विभाग दीवाने रियासत की स्थापना की। अब देखिए, मैंने दीवाने रियासत जो बाज़ार है इसको लेके मैंने एक अच्छा सा चार्ट बनाया है, और इस चार्ट में जो भी सारे फैक्ट्स हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए इस चार्ट को देखते हैं। तो जो दीवाने रियासत था एक प्रकार का वाणिज्य विभाग था। इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखना और नियमों को लागू करना। दीवाने रियासत का कार्य क्या था? तो व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखना और नियमों को लागू करना।
दीवाने रियासत के प्रधान को सद्र ए रियासत कहा जाता था। दीवाने रियासत के प्रधान को क्या कहा जाता था? सद्र ए रियासत, जिसका प्रमुख संबंध कपड़ा बाजार से होता था। जिसका प्रमुख संबंध कपड़ा बाजार से होता था। तो दीवाने रियासत एक वाणिज्य विभाग था। इसका कार्य था व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखना और नियमों को लागू करना। और दीवाने रियासत के प्रधान को सद्र ए रियासत कहा जाता था, जिसका प्रमुख संबंध कपड़ा बाजार से होता था। और इस दीवाने रियासत के प्रधान के पद पर सबसे पहले मलिक याकूत को नियुक्त किया गया। देखिए ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है कि मलिक याकूत सर्वप्रथम नियुक्त। ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है और भी एग्जाम में पूछने को और हमेशा पूछेगा भी, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर पूछ देगा कि दीवाने रियासत का जो प्रधान था सबसे पहले किसको बनाया गया था, तो मलिक याकूत को। मलिक याकूत को प्रधान बनाया गया था और इसको अतिरिक्त कार्य भी दिए गए थे। और ये अतिरिक्त कार्य के रूप में पहला कार्य था नाजिर का काम और दूसरा काम था मुहतसिब का काम। नाजिर क्या होता था? तो नाजिर दिल्ली सल्तनत में माप तौल अधिकारी को बोलते थे। किसी किसी साहित्यकार ने दरोगा को भी नाजिर की संज्ञा दी है। दूसरा मुहतसिब। मुहतसिब का काम होता था सेंसर, यानी लोगों के आचरण का रक्षक ही मुहतसिब होता था। तो मलिक याकूत जो कि दीवाने रियासत के प्रधान के पद पर सर्वप्रथम नियुक्त हो गया था, उसको दो अतिरिक्त कार्य दिए गए थे। एक पहला कार्य नाजिर का और दूसरा मुहतसिब का। तो एक हुआ ये चार्ट। अब इसी से देखिए एक कि दीवाने रियासत के अधीन प्रत्येक बाजार के लिए एक अधीक्षक नियुक्त किया गया था। उस अधीक्षक को सहना बोलते थे या सहना ए मंडी बोलते थे। तो दीवाने रियासत के अधीन सहना ए मंडी को नियुक्त किया गया था। और जो सहना ए मंडी होता था मुख्यतः अनाज के बाज़ार से संबंधित होता था। तो सहना ए मंडी जो होता था ये अनाज के बाज़ार से संबंधित होता था। और ये पूछ सकता है कि जो सहना ए मंडी होता था वो किस बाज़ार से संबंधित था। ऑप्शन में कपड़ा बाज़ार, अनाज के बाज़ार और घोड़ों के बाज़ार और भी कुछ दे सकता है। तो आपको याद होना चाहिए और ये जानकारी होनी चाहिए कि सहना ए जो मंडी है मुख्यतः अनाज के बाज़ार से संबंधित था। और सहना ए मंडी के पद पर सर्वप्रथम मलिक कबूल को नियुक्त किया गया। देखिए मलिक याकूत दीवाने रियासत के प्रधान के पद पर सर्वप्रथम नियुक्त किया गया था और मलिक कबूल सहना ए मंडी के प्रथम प्रधान के रूप में नियुक्त हुआ था। और सहना ए मंडी के सहायता के लिए अन्य कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। और ये कर्मचारी कौन कौन से हैं? पहला कर्मचारी है बरीद ए मंडी, जो कि बाज़ार का निरीक्षक होता था। दूसरा मनहियान या जिसको मुन्ही भी बोलते थे, ये खुफिया पुलिस होते थे या इनको गुप्तचर भी कह सकते हैं। तीसरा मुहतसिब जिसको सेंसर कहते हैं। तो ये रहा एक दीवाने रियासत का थोड़ा सा खाका। और इससे रिलेटेड कुछ और भी है, ये देखिए। बरनी के अनुसार अलाउद्दीन ने राजधानी के निकट 3 बाज़ार स्थापित किए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अलाउद्दीन ने राजधानी के निकट कितने बाज़ार स्थापित किए थे। ऑप्शन में 3, 4, 5, 6 दे देता है। और कभी कभी किसी बुक में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि 3 बाज़ार की जगह पे 4 बाज़ार भी दिया गया है। लेकिन मुख्यतः बरनी के जो अनुसार था अलाउद्दीन ने राजधानी के निकट 3 बाज़ार स्थापित किए थे। पहला बाज़ार था मंडी, जिसको गल्ला बाज़ार भी बोलते हैं, और ये बाज़ार अनाज से संबंधित था। दूसरा बाज़ार सराय अदल था, जो कि वस्त्र, कीमती धातु, तांबा, सोना, चांदी और भी जितने रत्न, हीरे जवाहरात हैं उससे संबंधित था। और जड़ी बूटी, घी, तेल, अन्य वस्तुओं से संबंधित था सराय अदल। और तीसरा बाज़ार था सामान्य बाज़ार, जो कि दास, घोड़ों और मवेशियों के बिक्री के लिए संबंधित था। नोट में मैंने एक पॉइंट लिखा है कि इसी बाज़ार के लिए जो 3 बाज़ार स्थापित किए गए थे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, इस बाज़ार के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कुल 7 अधिनियम पारित किए थे। 7 अधिनियम को हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ अधिनियम के बारे में जानेंगे। पहला अधिनियम था जाब्ता, जो कि सबसे कठोर अधिनियम था। और इस अधिनियम के तहत सभी प्रकार के गल्लों का मूल्य निश्चित किया जाता था। तीसरा अधिनियम था सरकारी भंडारण,
जो सरकारी भंडारण है उसको कैसे अच्छा किया जाए, वो इससे संबंधित था। और 5वां अधिनियम था मुनाफखोरी। तो पूछ सकता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने 3 बाज़ार स्थापित किए थे राजधानी में, उसके लिए 7 अधिनियम पारित किए थे। तो जो मुनाफखोरी था वो किस अधिनियम के अंतर्गत आता था? तो वो 5वां अधिनियम। और इतना डीप किसी अच्छे एग्ज़ाम में ही पूछेगा, कोई स्टेट पीसीएस ले लीजिए या यूपीएससी ले लीजिए, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नोट में मैंने लिखा है कि तारीख़ दाऊदी के जो लेखक हैं उनके अनुसार सुल्तान इब्राहिम लोदी के समय वस्तुओं की कीमतें अलाउद्दीन के अंतिम दिनों की कीमतों को छोड़कर अन्य किसी भी सुल्तान के शासनकाल की कीमतों से सस्ती थी। यानी इस लाइन का मतलब ये है कि अलाउद्दीन के अंतिम समय में वस्तु की कीमतें थोड़ी सी सस्ती हुई थी। बाकी अलाउद्दीन के काल में और भी शासक के काल में वस्तुओं की कीमतों की दर हमेशा महंगी ही रही। लेकिन एक शासक है इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा शासक है इब्राहिम लोदी जिसके समय में वस्तुओं की कीमतें अन्य सुल्तानों की अपेक्षा सस्ती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और पहला सुधार हमने देखा बाजार व्यवस्था। अब दूसरे सुधार को देखते हैं जिसको बोलते हैं राशनिंग प्रणाली, या इसको बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ऐसी व्यवस्था लागू करने वाला सल्तनत का प्रथम सुल्तान, यानी ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरुआत की थी। और ये शुरुआत करने का कारण क्या था? तो कारण देखिए, मौसम के आकस्मिक परिवर्तनों का सामना करने के लिए शासकीय अन्न भंडार स्थापित, जिसका इस्तेमाल आपातकालीन परिस्थितियों में किया जाता था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को स्टार्ट करने का अलाउद्दीन का यही उद्देश्य था कि वो समझता था कि कभी सल्तनत में ऐसी परिस्थिति आ सकती है, आपातकालीन परिस्थिति आ सकती है, जिस समय जनता को खाने के लिए कुछ ना मिले, अन्न ना मिले, उनके खेतों में फसलें ना उगे। तो इस वजह से इस सोच को लेके अलाउद्दीन ने इस प्रणाली की शुरुआत की कि ताकि वो आपातकाल में अपने जनता की मदद कर सके। और कोई इतिहासकार ये भी कहता है कि इसीलिए अलाउद्दीन ने, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, अलाउद्दीन ने सल्तनत में भू राजस्व की दर को 50% कर दिया था, जो कि अन्य सुल्तानों की अपेक्षा बहुत अधिक था। क्योंकि वो इससे क्या करता था, कर वसूलता था, अनाजों का भंडारण करता था, और जिसका इस्तेमाल वो आपातकालीन परिस्थिति में करता था। और यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है कि प्रत्येक घर को आधा मन यानी 6 से 7 सेर अनाज प्रतिदिन दिया जाता था। कब? आपातकालीन परिस्थिति में। तो ये हमने दूसरा सुधार पढ़ा। अब तीसरा सुधार हम पढ़ते हैं भू राजस्व सुधार, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अब इसको ध्यान से देखिएगा। भू राजस्व, अलाउद्दीन के भू राजस्व सुधार का विस्तृत वर्णन तारीख़े फिरोजशाही में हुआ है। और भू राजस्व सुधार का लाने का कारण क्या था? तो आधुनिक प्रयागराज के निकट तक के क्षेत्र के गांवों को सरकार के निकट संपर्क में लाना इसका उद्देश्य था, भू राजस्व सुधार का। अब सुधार में क्या क्या हुए ये देखते हैं। पहला सुधार इसमें क्या हुआ था? तो भूमि अनुदानों का अंत कर दिया गया। अब ये भूमि अनुदान क्या होते थे? दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन से पहले के जो सुल्तान थे वो अपने सल्तनत के अमीर, कुलीन, उलेमा, प्रतिष्ठित लोग, उनको इक्ता के तौर पर या इनाम के तौर पर कुछ भूमि दे दी गई थी, जिससे क्या हुआ था कि सल्तनत में जो सरकारी खजाना था
वो थोड़ा कम हो गया था। इसलिए कि अगर कोई भी सुल्तान, कोई भी शासक जहाँ से उसको कर प्राप्त होता है, जिससे उसका सरकारी भंडारण होता है, अगर उस कर की जगह का बंटवारा अगर किसी और में कर दे तो इससे क्या उसके भंडारण में कमी ज़रूर आएगी। और इससे पहले के सुल्तानों ने अपने तुर्क अमीरों को खुश करने के लिए, अपने उलेमाओं को खुश करने के लिए उनको इनाम के रूप में, मिल्क के रूप में, इदारत के रूप में, इदारत यानी पेंशन होता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे, वक्फ के रूप में, जो कि एक धार्मिक अनुदान होता था जो उलेमाओं को दिया जाता था। तो इन तरीक़ों से जो भूमि होती थी वो उनका बंटवारा अमीरों और उलेमाओं में कर दिया गया था, जिसको अलाउद्दीन ने चेंज कर दिया और इन सारी भूमि को वापस लेकर इसे खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। अब खालसा भूमि जो होती थी वो ऐसी भूमि थी जो सीधे सुल्तान के अंडर में रहती थी, यानी सल्तनत के अंडर में रहती थी। तो पहला सुधार अलाउद्दीन ने क्या किया? भूमि अनुदानों का अंत। यहाँ पे मैंने लिखा है कि दोआब क्षेत्र में मिल्क, इनाम, इदारत और वक्फ के रूप में सारी भू संपत्ति को वापस लेकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। देखिए, नोट में एक पॉइंट लिखा गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी है कि अलाउद्दीन के समय ही सर्वाधिक खालसा भूमि का विस्तार हुआ। अलाउद्दीन सल्तनत का ये सुल्तान अलाउद्दीन जो है, ये पहला ऐसा शासक है जिसके समय में सर्वाधिक खालसा भूमि का विस्तार हुआ। तो ये विस्तार इसलिए हुआ क्योंकि उसने मिल्क, इनाम, इदारत और वक्फ के रूप में जो भूमि दी गई थी उसको वापस लेकर इसने खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। दूसरा पॉइंट है भू राजस्व सुधार का। खुद, मुकद्दम व चौधरियों, जो कि मध्यस्थ वर्ग कहलाते हैं, इनके विशेषाधिकारों का अंत कर दिया गया तथा बालाहार, जिनको किसान बोलते हैं, किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया। अलाउद्दीन ने क्या किया? जो बिचौलिए होते थे, बिचौलियों का काम ये होता था कि वो गांव या गांव के किसानों से कर वसूलते थे और इसके बाद वो उसका कुछ राशि या पूरा राशि जो उनको समझ में आए वो सल्तनत में जमा करते थे। इससे क्या होता था कि टैक्स की चोरी होती थी। इस वजह से अलाउद्दीन ने खुद, मुकद्दम और चौधरी, जो कि बिचौलिए थे, मध्यस्थ वर्ग थे, इनके विशेषाधिकारों का अंत कर दिया गया और जो किसान जिसको बालाहार बोलते थे सल्तनत में, किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया। अब जब देखिए, खुद, मुकद्दम और जो चौधरी हैं ये एक पर्यायवाची शब्द भी हैं, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इनको अलग अलग तरीके से दिखलाया है। खुद जो होते थे वो अधिकारी होते थे जो गांव से लगान वसूलता था। मुकद्दम जो होता था गांव या गांव के समूहों के मुखिया होते थे और जो चौधरी होते थे वो परगने का मुखिया होता था। तो ये देख लीजिएगा। तो 2 पॉइंट हमने पढ़ा, पहला भूमि अनुदानों का अंत और दूसरा खुद, मुकद्दम और चौधरी, जो कि मध्यस्थ वर्ग थे, इनके विशेषाधिकारों का अंत कर दिया गया और किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया। देखिए, मैंने एक चार्ट के रूप में इसको बताया है कि जो बालाहार होते थे वो राजस्व खुद को देते थे और खुद जो है वो राजस्व शाही कोषागार में देता था। तीसरा पॉइंट है कि गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में मसाहत प्रणाली की शुरुआत की। तो अलाउद्दीन ने भू राजस्व सुधार के तहत गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में मसाहत प्रणाली की शुरुआत की। अब ये मसाहत प्रणाली क्या होती है, इससे जो भी पॉइंट और इससे जो भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बीपीएससी का जो पैटर्न है वो क्वेश्चन पूछता है तो उसमें ऐसे करके देता है कि 1, 2, दोनों में से कोई नहीं, 1 या 2। तो इसमें क्या होता है कि हमें टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तब हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो अगर बस हम इतना जानेंगे कि हाँ, मसाहत प्रणाली को किसने स्टार्ट किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन मसाहत प्रणाली से और क्या पॉइंट निकल के आ सकता है उसको भी जानना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने मसाहत प्रणाली की शुरुआत की थी। अब ये मसाहत प्रणाली क्या होता था? तो भूमि की वास्तविक माप या पैमाइश, भूमि की वास्तविक माप
करवाकर उस पर राजस्व निश्चित करना ही मसाहत प्रणाली कहलाती थी। अब इस मसाहत प्रणाली पर राजस्व निश्चित किया जाता था तो इसका कुछ मानक आधार होना चाहिए, और इसका मानक आधार होता था बिस्वा। बिस्वा क्या होता था? 1 बीघा भूमि का 20वां हिस्सा, मतलब 1/20। तो बिस्वा की अनुमानित उपज के मानक आधार पर राजस्व एकत्र किया जाता था। तो मसाहत के बारे में हमने जाना। मसाहत क्या होता था? भूमि की वास्तविक माप करवाकर उस पर राजस्व निश्चित किया जाता था, और इसका मानक आधार क्या था? बिस्वा। सभी को 50% की दर से लगान देना अनिवार्य किया गया, तीसरा पॉइंट। और भू राजस्व का निर्धारण उपज के रूप में तथा उसकी अदायगी नकद के रूप में की जाती थी। तो भू राजस्व का निर्धारण जो होता था मसाहत प्रणाली के अंतर्गत, वो उपज के रूप में किया जाता था, और उसकी जो अदायगी होती थी वो नकद के रूप में की जाती थी। तो इससे एक नोट बन के आता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने कर की नकद अदायगी अनिवार्य की। तो अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने कर की नकद अदायगी अनिवार्य की। देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद चौथा सुधार के अंतर्गत आता है चरी घरी व करी या करही कर। अलाउद्दीन ने कुछ एक्स्ट्रा टैक्स सल्तनत में ऐड किए थे। तो भू राजस्व के अतिरिक्त उपयुक्त 3 कर सर्वप्रथम अलाउद्दीन द्वारा लगाए गए। पहला चरी कर। चरी कर सभी दुधारू पशुओं पर लागू होता था। घरी कर। घरी कर प्रत्येक घर से वसूल किया जाने वाला आवास कर था, घरी कर। और करी कर। देखिए, करी कर के बारे में इतिहासकार बरनी कोई जानकारी नहीं देते हैं। वो इतना कहते हैं कि जो करी कर था अनुमानतः अनेक गौण, मतलब सेकेंडरी करों में से एक कर था, करी कर। तो अलाउद्दीन ने 3 प्रकार के कर लगाए, चरी, घरी, करी। चरी कर दुधारू पशुओं पर, घरी प्रत्येक घर से वसूल किया जाने वाला आवास कर, और करी एक गौण कर था। नोट में एक पॉइंट लिखा गया है जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलाउद्दीन के भू राजस्व सुधारों को लागू करवाने का श्रेय सर्फ कयानी या सर्फ ईरानी भी इसको बोलते हैं, सर्फ कयानी को जाता है जो उसका राजस्व मंत्री यानी वजीर था। तो ये याद कर लीजिएगा कि अलाउद्दीन के भू राजस्व सुधारों को लागू करवाने का श्रेय किसको जाता है? सर्फ कयानी को। 5वां पॉइंट मैंने लिखा है कि अलाउद्दीन ने खुम्स जो होता था लूट का धन होता था। जब भी सैनिक किसी लूट पे जाते थे तो वो जो धन इकट्ठा करके लाते थे, तो अलाउद्दीन से पहले क्या नियम था कि सुल्तान जो शासक होते थे उन्होंने बोल रखा था कि जो भी तुम धन लूट के लाओगे उसका 80% सैनिकों में बांट दिया जाएगा और 20% सुल्तान के पास आएगा, यानी शाही कोषागार में आएगा। लेकिन अलाउद्दीन ने ये नियम लगाया कि नहीं, खुम्स जो है लूट का धन है उसमें सुल्तान का हिस्सा 80% होगा और सैनिकों का हिस्सा 20% होगा, मतलब सीधा उल्टा कर दिया। एक अगला पॉइंट जो है भू राजस्व के अंतर्गत जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे VVI लिखा भी है। राजस्व अधिकारियों के नाम बकाया राशि की जांच करने के लिए अलाउद्दीन ने एक नवीन विभाग दीवाने मुस्तखराज, जो कि एक वित्त विभाग था, का गठन किया। तो राजस्व अधिकारियों के नाम बकाया राशि की जांच करने के लिए अलाउद्दीन ने एक नवीन विभाग दीवाने मुस्तखराज का गठन किया। ये तो हमने 3 सुधार के बारे में पढ़ा, एक बाजार व्यवस्था, दूसरा राशनिंग प्रणाली यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तीसरा भू राजस्व सुधार। अब अन्य प्रशासनिक सुधार के बारे में पढ़ते हैं, और अन्य प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत आता है पहला सैन्य सुधार। अलाउद्दीन ने सैन्य सुधार पर भी बहुत जोर दिया, बहुत बल दिया। तो आइए देखते हैं सैन्य सुधार से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। तो पहला पॉइंट है कि सेना का अधिक केंद्रीकरण किया गया। ठीक, हमने पढ़ रखा है कि बलबन के समय में ही बलबन ने एक सैन्य के लिए एक विभाग स्थापित किया था जिसको बोलते हैं दीवाने आरिज। तो अब अलाउद्दीन जब आया तो अलाउद्दीन ने सेना का अधिक केंद्रीकरण कर दिया, मतलब केंद्र में सेना अधिक रहने लगी।
दूसरा पॉइंट है सैनिकों को नगद वेतन, और ब्रैकेट में लिखा है प्रथम सुल्तान। इसका मतलब ये है कि अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया। तीसरा पॉइंट लिखा है मैंने विशाल अस्थाई सेना, प्रथम सुल्तान ब्रैकेट में, मतलब अलाउद्दीन सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसके पास एक विशाल अस्थाई सेना थी। अलाउद्दीन ने सेना का संगठन दशमलव प्रणाली के आधार पर किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि अलाउद्दीन ने सेना का संगठन किस तरीके से किया था, किस विधि से किया था। तो दशमलव प्रणाली के आधार पर अलाउद्दीन ने सेना का संगठन किया था। सेना की इकाइयों का विभाजन 3 तरीके से किया गया था। लिखा है सेना की इकाइयों का विभाजन 3 तरीके से किया गया था। तो एक 1000, 100 और 10। तो 1000 सैनिकों का एक जत्था होता था जो कि खानों के अंतर्गत आते थे, और 100 सैनिकों का जत्था वो अमीरों के अंतर्गत आता था, और 10 सैनिकों का जत्था सिपा सालारों के अंतर्गत आता था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने एक 10,000 सैनिकों की टुकड़ी का जत्था भी तैयार रखा था, जो कि पहली बार इसकी जानकारी अमीर खुसरो रणथंभौर अभियान के दौरान देता है। तो 10,000 सैनिकों के जत्थे को तुमन कहा जाता था। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। 10,000 सैनिकों के जत्थे को क्या बोला जाता था? तुमन। सैन्य भर्ती जो है दीवाने अर्ज के अधीन आरिजे मुमालिक द्वारा की जाती थी। क्योंकि दीवाने अर्ज का जो प्रधान होता था, दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था, इसका प्रधान होता था आरिजे मुमालिक। तो इसी के द्वारा सैन्य भर्ती की जाती थी। अब सैनिकों के वेतन का निर्धारण कैसे होता था? जिसके पास एक घोड़ा रहता था उसको बोलते थे एक अस्पा, और उसको 234 टंका वार्षिक दिया जाता था। और जिसके पास 2 घोड़ा होता था उसको बोलते थे 2 अस्पा, और इसको 312 टंका वार्षिक दिया जाता था। तो ये रहा कि सैनिकों के वेतन का निर्धारण करने का एक तरीका था जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था, 1 अस्पा और 2 अस्पा। अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने सैनिकों का हुलिया नोट करने व घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत की। तो इसलिए ये किया क्योंकि कोई भी सैनिक धोखाधड़ी ना करे, इसलिए अलाउद्दीन ने सैनिकों का हुलिया नोट करने एवं घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत की। एक नोट में पॉइंट लिखा गया है जो मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, आगामी एग्ज़ाम बीपीएससी यूपीएससी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है कि अलाउद्दीन के काल में यथोचित रूप से निरीक्षण करके नियुक्त किए गए नियमित सैनिक को मुरत्तब कहा जाता था। पूछ सकता है कि निरीक्षण करके नियुक्त किए गए नियमित सैनिकों को क्या बोला जाता था? तो मुरत्तब। चलिए आगे अन्य प्रशासनिक सुधार में हम पढ़ते हैं पुलिस और गुप्तचर के बारे में। तो पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी कोतवाल कहलाता था। गुप्तचर विभाग का मुख्य अधिकारी बरीद ए मुमालिक कहलाता था। बरीदों के अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी ने अनेक सूचनादाता नियुक्त किए थे जिन्हें मुनही या मुनहियान कहा गया। अब अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधार की एक अन्य विशेषता थी डाक प्रणाली। तो सल्तनत की प्रशासकीय व्यवस्था साम्राज्य के विभिन्न भागों में संपर्क स्थापित करने वाली एक कुशल डाक पत्ती के कारण सुगम हो पाई। तो डाक पत्ती भी अलाउद्दीन की एक प्रशासनिक सुधार के रूप में आता है जो कि सल्तनत को सुगम बनाने के लिए एक अन्य कारण माना जाता है। तो ये रहा अलाउद्दीन द्वारा सुधार, आर्थिक सुधार, जिसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं अलाउद्दीन द्वारा निर्मित स्थापत्य। ऐसे तो सल्तनत के स्थापत्य के बारे में पढ़ेंगे तो इन सभी स्थापत्य के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी कभी अगर छूट जाता है तो इसीलिए मैंने हर एक सुल्तान के द्वारा बनाए गए स्थापत्य को उसके साथ ही ऐड कर दिया गया। तो पहला स्थापत्य है अलाउद्दीन द्वारा अलाई दरवाज़ा। अब अलाई दरवाज़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे 7-8 पॉइंट बनता है और मैंने सारे पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो देखिए अलाई दरवाज़ा जो है कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है अलाई दरवाज़ा,
और भारतवर्ष में सच्चे गुंबद वाला प्राचीनतम अवशिष्ट है अलाई दरवाज़ा। तो अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भारतवर्ष में सच्चे गुंबद वाला प्राचीनतम अवशिष्ट है अलाई दरवाज़ा। इसका निर्माण 1305 एडी में हुआ था और ये खलजी काल का सर्वोत्तम स्थापत्य है। इस्लामी वास्तुकला का रत्न, अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से गुंबद का निर्माण, अलाई दरवाज़ा में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से गुंबद का निर्माण किया गया था। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा में घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो ये देखिए, ये 7 पॉइंट हैं जो अलाई दरवाज़ा से हैं, जो कि बहुत बेहद इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। दूसरा स्थापत्य है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हौज अलाई, जो कि दिल्ली में है। तीसरा श्रीनगर, श्रीनगर को दूसरी दिल्ली भी कहते हैं। देखिए, हम पढ़ेंगे टोटल 7 दिल्ली आते हैं, तो दूसरी दिल्ली है श्रीनगर। श्रीनगर, वो जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं, श्रीनगर, ठीक है। शेर शाह ने इसी किले को तोड़कर पुरानी दिल्ली के समीप नया शहर बसाया था। किसको? श्रीनगर को। किसने तोड़ा था? शेर शाह ने। चौथा स्थापत्य है जमैयत खाना मस्जिद, जो कि दिल्ली में है और इस मस्जिद का निर्माण निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पर किया गया है। तो जमैयत खाना जो मस्जिद है, जो कि दिल्ली में है, निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पर निर्मित मस्जिद है। पांचवा स्थापत्य है हजार खंबा महल, जो कि दिल्ली में है। अब देखिए, अलाउद्दीन का शासन जो रहा, उसके